पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम मुद्दे की बात में कल के आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि कल पटना हाई कोर्ट ने 50 से 65% जो आरक्षण बिहार सरकार ने कर दिया था उसको घटा करके फिर 50% पे ला दिया है। इसको लेकर के राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं जो हम जाएंगे इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट। जेडीयू के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, और आरजेडी कह रही है जो नीतीश जी को केंद्र में जाके सरकार से इसे अष्टम 9वीं सूची में से शामिल करवाने की बात कह रहे हैं। और इसको लेकर के नीतीश कुमार से वो मुलाकात भी करने वाले हैं तेजस्वी। हो सकता है कल के डेट में तेजस्वी इस मुद्दे पर नीतीश के साथ भी खड़े दिखें। और इसी स्थिति में बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, जो सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर के जब बीजेपी साथी नहीं थी उस समय, बीजेपी इसको लेकर के साथ नहीं थी, नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर इसको लागू किया था। इसके लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, जातिगत जनगणना भी हुई थी, उसी जातिगत जनगणना के आधार पर यह आरक्षण को बढ़ाया गया था। बाबा, बीजेपी तो उस समय साथ नहीं थी, अचानक अब कह रही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, इस बिहार का दुर्भाग्य है ना कि यहाँ मुद्दे तो सामने आते हैं लेकिन उन मुद्दों पे फैसला नहीं होता है। कई राज्यों में आप देखिए कि मुद्दे उठते हैं, उस पर फैसला भी होता है, और उन राज्यों के पास भले ही अधिकार कम हो। अब जैसे कल ही आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय का, उन्होंने नए भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ साथ उद्घाटन के मंच पर जो नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये यूपीए सरकार के तहत फैसला लिया गया था, हमने प्रयास किया था, उसका प्रयास हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे, तो उनको कैसा लगा होगा। खैर, अब इस बात से आगे बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले कहा कि आरक्षण से पहले एक जनगणना की बात की जा रही थी, और जनगणना हुए लंबा समय हो गया, 2011 में हुआ, तो फिर उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। 1931 का जनगणना है, उसी के आधार पर सब कुछ तय किया जा रहा है। ये सारी चीजें ले करके कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आरक्षण जब मन किया तो बढ़ा दिए, आरक्षण दिया क्यों गया था ये अब संविधान की तरफ विवेचना नहीं होती है। आरक्षण के नाम जैसे ही लेते हैं वैसे ही दोनों पक्ष, सत्ता या विपक्ष, दोनों कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं मेरा वोट बैंक बिगड़ जाए। इसके चलते अगर आप डर के साए में कहीं जी रहे हैं तो आप कोई भी बढ़िया कॉन्क्रीट फैसला नहीं ले सकते हैं। आपको याद होगा ईडब्ल्यूएस का फैसला वर्तमान जो सरकार है, इसी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में लिया। उस ईडब्ल्यूएस को लेकर के बिहार में क्या स्थिति थी आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, इस आरक्षण का वो विरोध कर रहे थे, झुनझुना की बात की जा रही थी। क्या नहीं हुआ था, सब कुछ हुआ था। आज वही आरक्षण तो लागू हो गया 10% ईडब्ल्यूएस। इसका फायदा किसको मिल रहा है? सिर्फ सवर्णों को मिल रहा है क्या? नहीं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के उन लोगों को मिल रहा है जो गरीब है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि इस आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात चल रही है वो क्यों चल रही है। इसका मतलब है कि 70 साल की आज़ादी, 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, 7 दशक की आज़ादी में भी आप 7 बार इसका विवेचना कर चुके हैं, इसकी समीक्षा करके इसको फिर से एक्सटेंड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपने नहीं दिया आरक्षण का लाभ लोगों को। क्योंकि अगर एक बच्चे को आप नर्सरी से पढ़ाना शुरू करते हैं, प्रेप से पढ़ाना शुरू करते हैं, और मैट्रिक में अगर लड़का फेल हो जाता है बार बार, फिर उसको ग्रेस देना पड़ता है, फिर उसको ट्यूशन लगाना पड़ता है, दैट मीन्स कि वो लड़का आपका कमजोर है। आरक्षण को बार बार इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत पड़ती है। और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई थी कि 10 साल तक आरक्षण लागू रहेगा। अगर उसमें सुधार नहीं होता तो फिर 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और इस आरक्षण को बढ़ाने और घटाने का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से हो रहा है। जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है उससे जाके पूछे कि उसको आरक्षण का कितना लाभ मिल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक खबर किया था, सैलाफी के साथ मैंने किया था, जिसमें मैंने ये बात कहा था कि आरक्षण का लाभ अब वैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो अब तक आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं, और एक दायरा तय कर दिया जाए कि इस मानक को पार करने वाले लोगों को, इस मानक तक रहने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा किसी भी। और तब आप देखिए कि कैसे ये पॉलिटिशियन फैसला करते हैं। आप देखिए सब सटीक फैसला हो जाएगा, लेकिन हिम्मत करना पड़ेगा। ये हिम्मत कौन करेगा? केंद्र की सरकार कर सकती है। आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, जातीय गणना को लेकर के, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे तभी इसकी शुरुआत हुई थी। और माना बात किसका था, उन्होंने
अपने विरोधियों का, विपक्ष का बात माना था। तेजस्वी यादव गए थे और उन्होंने कहा था कि हमको जातीय गणना या जनगणना करानी चाहिए, और उनका बात जो है स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने 11 दलों को मिला करके प्रधानमंत्री के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि आरक्षण ये जातीय जनगणना कराई जाए। उसके बाद जब जनगणना कराने की बात हुई तो केंद्र ने कहा कि हमारी एक अलग योजना है, उस रणनीति के तहत हम कराएंगे, अगर आपको कराना चाहिए ना अपने यहाँ कराइए। एवज में जातीय जनगणना बिहार में हुई, और इस जातीय जनगणना ने इतना बड़ा विवाद खड़ा किया कि आप देखे होइएगा कि हर वर्ग असंतुष्ट है, सही में। दूसरी तरफ आपने एक बहुत बड़ा शगुफा छोड़ दिया, लोगों के असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए आपने एक शगुफा छोड़ा कि हम आरक्षण का दायरा जो है 15% और बढ़ा देते हैं। अलग अलग वर्ग के लिए हम बताएंगे डिफाइन करके किस वर्ग में कितना आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में आपने कानून लाया और कानून ला करके आपने केंद्र को भेजा। इस पर ये बात उसी समय हम कह रहे थे जब जिस दिन ये पास हुआ था विधान परिषद से और विधानसभा से, उसी दिन हमने ये खबर करके बताया था कि इस पर विवाद होना है और इस पर रोक लग जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, कई राज्यों ने, महाराष्ट्र की बात कर ले, अन्य राज्यों की बात कर ले, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जहां आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा है, 69%, 70 के आसपास। और वो भी किस परिस्थिति में हुआ था? केंद्र और राज्य दोनों सरकार एक थी। वो किस परिस्थिति में हुआ था? राजीव गांधी की सरकार थी केंद्र में जी, वो, और पीवी नरसिम्हा राव की, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। नहीं, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो लहर चली थी जिसमें पूरा मेजोरिटी के साथ आई थी कांग्रेस जी, जिसमें तमिलनाडु में 29 या 39 जो भी सीट है पूरा फुल मेजोरिटी वहां था, और तब दोनों सरकारें मिली। मेजोरिटी में सरकार थी, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां बनी थी, आपको याद होगा कि राजीव गांधी पहला बार तो जबरदस्त, माने अब तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड से 414 सीटों से जीत करके आए थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का समय आया था। पीवी नरसिम्हा राव के समय में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जयललिता ने एक प्रावधान किया था, उन्होंने मजबूर किया था कि इस तरह की बातें की जाए, और न्यायालय में एक, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 16(4) के तहत, उसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में जो कानून चला जाएगा या जो बिल चला जाएगा उस पर जो कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर कोई भी समीक्षा नहीं करेगी। लेकिन इसके भी प्रावधान है, वो भी आपको बताएंगे हम। तो 9वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने भी अपने जो विधानसभा से पारित किया था विधान परिषद से, उसमें कहा था कि केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे, जिससे कि इस कानून पर कोर्ट का कोई अड़ंगा नहीं लग सके। अब जो आप समझिएगा, आपने सबसे शुरू में कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का इसका फायदा कुछ नहीं होना है जब तक कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराया जाएगा। अब यहाँ सवाल देखिए खड़ा होता है, सम्राट चौधरी ने कह तो दिया, आई वॉश कर दिया, अब इसको लेकर के फिर आरक्षण वाले लोग ये कहेंगे अरे सम्राट चौधरी ने कहा है, सम्राट चौधरी ने कहा है, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा? कोई कोर्ट नहीं बनेगी। दूसरी तरफ कोर्ट ने ही आपको फैसला दिया है ना कि आरक्षण का दायरा 50% ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। 10% ईडब्ल्यूएस बढ़ाया गया, उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, तब जाकर के बढ़ा है। इसलिए कोर्ट उसमें कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए, उस पर भी कई आपने देखा होगा कि आरोप लगे हैं, कई उस पर PIL दाखिल हुआ है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो वर्तमान स्थिति है कि इस आरक्षण को बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें हम एक बार बता देते हैं कि आरक्षण की वर्तमान परिस्थिति जो है वो क्या है। तो आरक्षण की वर्तमान जो पुरानी है हमारी जो चली आ रही है, जो अभी वर्तमान में है 50 नहीं बदला है, 50% से जो नीचे है उसमें SC को 16% है, OBC को 12% है, ST को 0.1% है और EBC को 18% है। इसमें EWS को अलग रख दीजिए आप, तो ये 49.9% के आसपास होता है। 49.5 होगा, हाँ 49.5% होता है। इसको बढ़ा करके जब जनगणना हुई तो इसमें 16% SC को बढ़ा करके 20% किया गया, करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद OBC को 12% से 18% करने का प्रावधान किया गया है, EBC को 18% से 25% करने का प्रावधान किया गया और ST को 1 से 2% का किया गया है। अब इस पूरे मामले को अगर देखते हैं आप तो ये 65% बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने जैसे इस पर रोक लगाई उसके बाद से एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था बिहार का? आरक्षण खत्म हो जाएगा,
संविधान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी इसको हल ये कर दोनों इसको कह रहे थे। अब इसको उस तरह से कहा जा रहा है कि देख हमने कहा था ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, हो गया ना। कहाँ खत्म हुआ आरक्षण? आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। आरक्षण जो बढ़ाने के लिए आप लोगों ने पास किया था वो नहीं हुआ है। अब ये केंद्र सरकार का और केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है कि वो इस पर क्या संज्ञान लेता है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आरक्षण जिन लोगों को अब तक प्राप्त है उन लोगों का कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। बहुत हद तक अगर आप देख लीजिए तो अभी भी आरक्षण का जो लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है। और आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? तो आप देखिए 6 गो रिजर्व सीट है, 6 जो चुनाव लड़ते हैं उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो स्लम एरिया में रहता हो, एक भी आपको नहीं मिलेगा। खोज के आइडेंटिफाई करके भी नहीं। सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को बिहार के नेतृत्व में रहे, अपने दल में सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जितने भी लोग संपन्न हैं वो आरक्षण का लाभ, आरक्षण के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्लम एरिया से उठा करके भारतीय जनता पार्टी फलाने को टिकट रिजर्व टिकट देगी। चिराग पासवान को चाहिए कि रिजर्व सीट दे। अपने भी हैं, बहनोई भी है, हो सकता है कि अगले बार कोई और हो जाए। और इससे पहले भी रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान थे, उनके भाई पारस थे, यानी रामचंद्र पासवान भी थे। रामचंद्र पासवान भी थे। 4-4 सीट उनका खुद का रिजर्व था, 6 में से 4 वही रिजर्व कर लिए कि परिवार में। ये सारी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं वो सम्राट चौधरी अपने मन से कह रहे हैं या वक्ती तौर पे कह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सम्राट चौधरी ये चीज तो पक्का जान रहे हैं, जो जिस समय एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जब गए थे जातिगत गणना को लेकर के, तो उस समय केंद्र सरकार भी साथ नहीं दे रही थी जी। और ये वो जान रहे हैं कि इस बार भी केंद्र सरकार के पास अगर ये 9वीं सूची में हम ले जाएंगे तो फिर वो साथ नहीं देगी, क्योंकि केंद्र सरकार खुश नहीं थी नीतीश कुमार के इस फैसले से। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की परिस्थितियां हमने बता दी। वहाँ एक परिस्थिति बनी थी और वो परिस्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी केंद्र की सरकार अपने 3 टांगों पे खड़ी है और कभी भी पलट सकती है, क्योंकि एक टांग जो है वो आंध्र प्रदेश में अटका हुआ है और एक टांग बिहार में, दोनों मिलाकर के पूरा संपूर्ण टांग। लेकिन नीतीश कुमार को तो इस पर बयान देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने आगे बढ़ के इसको लीड लिया था, और नीतीश कुमार को इस पर बयान देना चाहिए जो हम केंद्र से बात करेंगे इसको 9वीं सूची में शामिल करवाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इस कानून को लिया और जो नीतीश कुमार सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं कि नौकरी हमने दिया, फलाना काम हमने किया, यहाँ महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया, आरक्षण हमने दिया, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, साइकिल हम दे रहे हैं, फलाना हम दे रहे हैं, 18 साल से ये कर रहे हैं। तो उनको निश्चित रूप से अगर वो सच में चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े तो उनको चाहिए कि केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें या फिर केंद्र सरकार को मजबूर करें। 2 ही रास्ते ना हो सकते हैं। भाई 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, फिर कोर्ट का दखल-अंदाजी नहीं होगा। कितने चीजों के लिए मजबूर करेंगे केंद्र सरकार को? विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, समय से पहले चुनाव चाहिए, आरक्षण बढ़ाने वाला 9वीं सूची में शामिल करिए, कितना में एक तो एक लिमिटेशन भी होता है ना। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2022 से पहले एक फैसला लिया था अपने दोनों सदनों से कि हम जाकर के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे जाति जनगणना कराने के लिए, एक बार फिर से इसको लेकर के केंद्र सरकार के पास जाने का प्लान बन सकता है। नीतीश कुमार, अगर मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूं उसके आधार पर बता रहा हूं, एक बार तो प्लान बनाएंगे। सभी राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाएंगे, उसकी बैठक करेंगे, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि मैं नीतीश कुमार से बात करूंगा इस पर, हम भी इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, सरकार के उप मुख्यमंत्री जो हैं। अब ऐसी स्थिति में यह दिलचस्प बात होगी कि नीतीश कुमार किन किन दलों को लेकर के आते हैं। लगभग सभी दल इसमें तैयार हो जाएंगे और सभी दलों को लेकर के प्रधानमंत्री के पास सबको वोट चाहिए, सबको वोट चाहिए इस आरक्षण का लेकर के। जब प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो प्रधानमंत्री का फैसला क्या होगा, वो उस पर लोगों की नजर रहेगी। ये फैसला प्रधानमंत्री के फैसले के बाद नीतीश कुमार फिर से फैसला ले सकते हैं कि उनको किसके साथ जाना है। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नए सुनामी, भूचाल या जो भी आप कह लीजिए, या नीतीश कुमार जैसा कि अब तक के राजनीति के लिए 10 बार जाने जाते हैं, 10 बार शपथ लिए हैं, 10 बार शपथ लेने के लिए जाने जाते हैं, तो हो सकता है 11वां बार 12वां बार भी शपथ ले लें, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तो ये सब, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने है आगामी विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव में ये आरक्षण का मुद्दा उठेगा, निश्चित इसलिए इनको तो आगे बढ़ के लेना चाहिए फैसला। अब तमिलनाडु मॉडल को आप अगर सामने रखते हैं, उसमें 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का बात करते हैं, तो इसके लिए केंद्र की सरकार
को आपको मजबूर करना पड़ेगा, और आप मजबूर करने में सक्षम होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। नीतीश कुमार अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या 2022 में जिस तरह से अलग हुए थे एक बार फिर से अलग हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें 2024 के चुनाव में ये बात भी नजर आ गया है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने जो प्लान बनाया था वो प्लान सक्सेस प्लान है, वोट उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार विधानसभा के लिए एक बार फिर से कोई नई रणनीति के तहत कोई नया फैसला ले सकते हैं? मुद्दे की बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पटना हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को जिस तरह से कम कर दिया या वापस कर दिया, खत्म कर दिया, उसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब मुखर हो गए हैं, लेकिन जेडीयू के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या सभी दलों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए, या जनता के साथ जाएंगे सीधे मुद्दे पर, या फिर कहें जो एक तरह से फिर दिल नहीं मिलता है तो दल भी नहीं मिलेगा। देखते रहिए मुद्दे की बात। कैसा लगा अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।